हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मोलालिटी को, ठीक है ना। मोलालिटी पढ़े थे कि मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है जो 1 kg के अंदर सॉल्वेंट के अंदर जितना मौजूद है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको हम लोग मोलालिटी कहते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी। मोलालिटी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी था, ठीक है ना। मोलालिटी से पहले जो पढ़ रहे थे हम लोग वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, और मोलालिटी का यूनिट पढ़ते हैं मोल पर केजी हम लोग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था, ठीक है ना। अब देख लीजिए कैसे बनेगा। कुछ लोगों तो बना लिए, अच्छी बात है। अब देख लीजिए कैसे बनाएंगे उसको हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक ट्रिक बताएंगे हम। उस फॉर्मूले में आप पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर आएगा वहाँ से। वो कम्पिटिटिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका वही है। वहाँ से पुट कीजिए, डेटा को सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। खैर पहले आप प्रोसेस देख लीजिए आप, ठीक है ना। देखिए मोलालिटी गिवन था कितना 11.5, ठीक है ना। और मोलालिटी कितना गिवन था 94.5, ठीक है। डेंसिटी निकालना था, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना आपका, ठीक है। देखिए इसमें 3 तरह का क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है ना। एक तो हम लोग बनाए थे लास्ट क्लास जिसमें मोलालिटी दे रखा था और डेंसिटी दे रखा था, तो मोलालिटी निकाले हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग के पास मोलालिटी या मोलालिटी दे रखा है तो डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये होता है जिसमें आपको मोलालिटी और डेंसिटी देगा, मोलालिटी फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। 3 तरह का इसमें क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। 11.5 मोलारिटी मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 11.5 मोल ऑफ सॉल्यूट हम लोग कौन H2SO4, ठीक है ना। सॉल्यूट कौन H2SO4, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन, ठीक है। 1000 मिलीलीटर का मतलब 1 लीटर। मोलारिटी का डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितना 1 लीटर के अंदर मौजूद होगा, इसी को हम लोग मोलारिटी कहते हैं। तो 11.5 मोलारिटी होने का मतलब ये हो गया कि उस सॉल्यूट का 11.5 मोल 1 लीटर में मौजूद है, मतलब 1000 मिलीलीटर मौजूद है, ठीक है। अब देखिएगा कि सॉल्यूट का हम लोग के पास मोल मालूम है हम लोग के पास, ठीक है ना। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 11.5 है। मास ऑफ सॉल्यूट इसी को हम लोग x से लिखते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग का x है, मास ऑफ सॉल्यूट x। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 का निकालिए, आप 98 आएगा, ठीक है। अब नहीं तो आप निकाल लीजिए, पहले भी आपको बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है ना। H2SO4 इसका 2 होगा, इसका 32, इसका 64, जोड़ लीजिए 98 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 11.5 इंटू 98, ठीक है। जितना आएगा वो ग्राम में आएगा आपके पास, जो भी आए, ठीक है ना। चेक कर लीजिए, देखिए कितना आता है। ये आया हम लोग के पास क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ कैसे कैसे बनाएंगे आप, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए पहले आप। अब देखिए सॉल्यूट का मास पता चल गया हम लोग, ठीक है ना, ठीक है। देखिए डेंसिटी हम लोग क्या माना है D, लेट D बी द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी की को डी छोड़ दीजिए, आपकी डी हम लोग मान रखे हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम हम लोग पास कितना 1000, क्या लिख सकते हैं 1000 डी लिख सकते हैं ना। किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ये किसका मास आया हम लोग पास, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इस सॉल्यूशन का मास आ गया हम लोग पास, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर लिया हम लोग, तो क्या आ गया हम लोग पास, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन से सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा हम लोग के पास, ठीक है। देखिए नाउ
नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट का आपको याद होगा किससे डिनोट करते थे हम लोग, वाई से, ठीक है। सॉल्वेंट का मास था, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट के मास को माइनस कर दीजिए आप, ठीक है ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितना आता है, ठीक है ना, देख लीजिएगा, शायद 1127 आता है शायद, ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा जितना भी आएगा उतना रख लीजिएगा, शायद मुझे जितना याद लगता है शायद 1127 आता है। खैर यहाँ 1000D माइनस 1127 ग्राम, ठीक है। ये सॉल्वेंट का मास हम लोग ग्राम में आ गया। हम लोग जो पढ़े हैं फॉर्मूला, ठीक है ना, मोलालिटी का, मोलालिटी बराबर पढ़े हम लोग क्या, x/W इंटू वाई ग्राम इंटू 1000, है ना, ये फॉर्मूला पढ़े थे। अब चाहिए तो आप x का वैल्यू अलग से रख लीजिए, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग निकाल के लाए हैं, ठीक है ना, और w का वैल्यू 2 से 4 का 98 होता है, ठीक है ना, मोलर मास, ठीक है, या नहीं तो इस x/W ही तो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग के पास कितना है 11.5, है ना, डायरेक्ट पुट कर लीजिए आप 11.5, ये फार्मूले का 1000 है, ठीक है ना, ये वाई ग्राम कितना है 1000D माइनस 1127, और मोलालिटी क्वेश्चन में गिवन था कितना 94.5, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सब कीजिए, ठीक है ना, एक इक्वेशन है, एक अननोन है, कौन, डी, तो डी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, डेंसिटी, देखिए क्या लिख सकते हैं, 1000D माइनस 1127 इक्वल टू 11.5 इंटू 1000 डिवाइड बाई ये 94.5 इधर ले आए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आता है, ठीक है ना, उसमें से क्या कीजिएगा, ये 1000D लिखिएगा, माइनस 1127 उधर लेके चले जाइए, प्लस 1127 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पुट कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। डी चाहिए हम लोग, तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं, जो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है ना, जितना आएगा उतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा, क्लियर है। चेक कर लीजिएगा, अब यहाँ भी देख लीजिएगा कितना आता है कि नहीं, अगर नहीं आएगा जो भी आएगा डेटा वही पुट कीजिएगा आप, ठीक है ना, बाकी सब स्टेप बता दिए आपको, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ठीक है ना, लिख लीजिए। अब देखिए, अब एक ट्रिक देख लीजिए आप, ठीक है ना, एक शॉर्टकट फार्मूला है जहां से ना आप पुट करके डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में ना आप इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन तो जनरली कंपटीशन में ही सिर्फ आता है, ठीक है ना, आपका बहुत टाइम खराब चल रहा है तभी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा इस तरह क्वेश्चन। देखिए वो ट्रिक जो है ना आप नोट करके लिख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम स्मॉल एम एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसके बीच का रिलेशन है। आप इस फॉर्मूले का यूज करके ना आप शॉर्टकट में आराम से आप निकाल सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन को कितना भी रोटेट कर देगा, घुमा देगा, तो आपको इन तीन डेटा में से के हेल्प से ना कोई दो डेटा तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, पहले से दिया रहेगा, तीसरे को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या रिलेशन है, मोलारिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000D माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास होता है। एज यूजुअल मीनिंग है जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कैपिटल एम हम लोग का मोलारिटी है, ये 1000 का खैर कांस्टेंट वैल्यू है, 1000 तो कांस्टेंट वैल्यू है, डी डेंसिटी है, ये कैपिटल एम हम लोग का मोलारिटी है, ये डब्ल्यू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। और ये स्मॉल एम हम लोग का मोलारिटी है। अभी जो डेटा वेटा था हम लोग पुट कर लीजिए, जैसे अभी हम लोग का डेटा मोलारिटी कितना था 11.5 इंटू 1000 डिवाइड बाई ये 1000 फार्मूले का, ठीक है ना। डेंसिटी तो खैर निकालना था हम लोगों को, छोड़ दीजिए। मोलर मास हम लोग का कितना, मोलारिटी कितना 11.5 और डब्ल्यू H2 से 4 था ना, H2 से 4 सॉल्यूट था हम लोग का, मोलर मास सॉल्यूट का चाहिए तो 98 सॉल्यूट का, ठीक है ना। और ये मोलारिटी कितना था 94.5। यहाँ से डी निकाल के लाइए, एकदम एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा जो यहाँ से आया था अभी, ठीक है ना। क्लियर बात, कोई दिक्कत।
तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए। यहाँ से ना आप आसानी से मोलालिटी और डेंसिटी के रिलेशन है ये तीनों, ठीक है ना, के बीच का, आप इस फॉर्मूले को यूज़ कीजिए, शॉर्टकट आंसर निकालिए, पुट कीजिए, डेटा सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए आप। एक और क्वेश्चन लास्ट क्लास में बनाए थे हम लोग, जिसमें मोलालिटी और डेंसिटी दे रखा था, मोलालिटी निकालना था हम लोग को, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को भी आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिएगा, देखिए एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा जो लास्ट क्लास आया था। ठीक है, हटाए, लिख लीजिए आप। देखिए एक चीज नोट करके लिख लीजिए आप, क्वेश्चन में लिखा होगा मोलर सोल्यूशन, इसका मतलब ये कि मोलालिटी एक होगा। मोलर है, लास्ट क्लास था हम लोग पास मोलर वर्ड का इस्तेमाल मोलालिटी के लिए करते हैं, और मोलर वर्ड का इस्तेमाल हम लोग मोलालिटी के लिए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर लिखा है हम लोग के पास अगर सेमी मोलर है, सेमी मोलर सोल्यूशन का मतलब है कि मोलालिटी 1/2 है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में लिखेगा डेसी मोलर, डेसी मोलर का मतलब है कि मोलालिटी 1/10 होगा मेरे पास। ठीक है ना, क्वेश्चन में लिखेगा क्या, सेंटीमोलर सोल्यूशन, सेंटीमोलर का मतलब यह है कि मोलालिटी 1/100 है। ठीक है ना, और मिली मोलर, ये मोलालिटी जो है 1/1000। ठीक है, ये वैल्यू सब बिल्कुल सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना सा पड़ा है कि लास्ट क्लास वो मोलर वर्ड था MOLAR, अभी MOLL मोलर वर्ड है। तो ये मोलर वर्ड मोलालिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो मोलर वर्ड था वो मोलारिटी के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये डेटा कांस्टेंट वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन में लिख के देगा आपको सेमी मोलर डेसी मोलर, तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है ना, इस सेमी मोलर का मतलब क्या है, डेसी मोलर का क्या मतलब है। ठीक है ना, लिख लीजिए आप। देखिए तो हम लोग ना फॉर्मुलेटी पढ़ेंगे। ठीक है ना, देखिए पूरे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर जो है ना, लास्ट में जो मोलालिटी हम लोग खत्म किए पहले टॉपिक, ठीक है ना, फिर ये मोलालिटी पढ़ रहे थे, उसके बाद ये फॉर्मुलेटी भी है, फॉर्मुलेटी आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है ना, खैर पढ़ा रहा है आपको इसलिए कि कभी कभी पूछता है कि फॉर्मुलेटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं, सिर्फ इतना सा बताने के लिए आपको ये फॉर्मुलेटी पढ़ाया जा रही है। ऐसे आउट ऑफ सिलेबस आप इसका न्यूमेरिकल वगैरह बनाइएगा नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये मोलालिटी है, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन। ये 3 टॉपिक आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो इस 3 टॉपिक से एकदम बनना चाहिए एकदम आपको। ठीक है ना, बनेगा तभी जाके आपको सॉल्यूशन का मेन टॉपिक से समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो लिखिएगा फॉर्मुलेटी, लिखिएगा, नाम भी फॉर्मुलेटी और हम लोग का काम भी इसी तरह होगा। लिखिएगा डेफिनेशन, लिखिए द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला, द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला, द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट present in, the number of gram formula weight of solute present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution is known as formality of solution, is known as formality of solution, denoted by capital F, denoted by capital F। ठीक है, पैराग्राफ चेंज के नीचे लिखिएगा, देखिए दिस यूनिट इज एप्लीकेबल, दिस यूनिट इज एप्लीकेबल फॉर द solute, this unit is applicable for the solute having water molecule of crystallization,
हैविंग वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, having water molecule of crystallization or ionic compounds ठीक है। आयनिक कंपाउंड क्या मतलब है ना, समझ में बात। जैसे NaCl है, KCl है, ठीक है ना, KNO3 है, ये सब आयनिक कंपाउंड सब है जो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। या फिर वैसा मॉलिक्यूल जो वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन करता है, जैसे वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है इसका, Na2CO3.10H2, ठीक है। अब बात समझिएगा, लिखता है कि द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। ग्राम फार्मूला वेट का मतलब ये आपको समझाएंगे हम, पहले सेकंड पैराग्राफ समझ लीजिए, ठीक है ना। सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, जो चेंज करके आप लिखे उसमें लिखा है कि फॉर्मुलिटी जो यूज़ करते हैं हम लोग यूनिट, ठीक है ना, ये सिर्फ वैसे कंपाउंड या वैसे मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन, जिसके पास वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, या फिर वैसा मॉलिक्यूल या वैसा कंपाउंड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, आयनिक नेचर का हो, NaCl, KCl, KNO3, ठीक है ना, सब आयनिक नेचर का क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। उसके लिए सिर्फ फॉर्मुलिटी, मतलब फॉर्मुलिटी का यूज़ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, मतलब सारे सॉल्यूट के आप फॉर्मुलिटी नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। अब वो किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए ही सिर्फ फॉर्मुलिटी डिफाइन है, ठीक है। अब पहले समझिए, देखिए फॉर्मूला वेट का मतलब समझ लीजिए आप, ठीक है ना। FW से डिनोट करते हैं इसको, एकदम मोलारिटी की तरह ही है। मोलारिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ है कि द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बस ग्राम फार्मूला वेट का आ गया मतलब, ठीक है ना, बस वहाँ पर मोल के टर्म में था, यहाँ पर ग्राम फार्मूला वेट के टर्म में है, ठीक है। देखिएगा फार्मूला वेट कैसे निकालते हैं, तो सोडियम देखिए 23, जैसे मान लीजिए इसी का फार्मूला वेट निकालें, 23 × 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 × 3, है ना, ऑक्सीजन का 16 × 3 करेंगे प्लस 10, ठीक है ना, और एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 होता है, ठीक है। कितना आएगा 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180, कितना आ जाएगा 8 10 6 16, ठीक है ना, 12 60 46 106 286। अब बात समझिएगा, देखिए इसी को हम लोग ना मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कहते थे हम लोग, ठीक है ना। जो मोलर मास हम लोग का वही फार्मूला वेट है, लेकिन सिर्फ नाम चेंज हो गया यहाँ पर। तो फार्मूला वेट का इस्तेमाल, जो वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ फॉर्मेलिटी के टर्म में ही सिर्फ हम लोग करते हैं, बाकी जो हर जगह ये मोलर मास ही कहलाता है, ठीक है ना, क्लियर बात। तो ये फार्मूला वेट टर्म सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, फॉर्मेलिटी के लिए, बाकी हर जगह हम लोग मोलर मास वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जैसे मोलर मास निकालते थे एग्जैक्टली वैसे ही फार्मूला वेट भी निकल करके आएगा, ठीक है। अब देखिए फार्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मेलिटी लिख लीजिए पहले आप। इसी तरह अगर सोडियम क्लोराइड का निकालना हो तो लिख सकते हैं 23 प्लस 35.5 और 58.5, ठीक है ना। तो क्रिस्टल का जो है ना ये फार्मूला वेट निकालते हैं हम लोग, ना कि मोलर मास, ठीक है। देखिएगा अब देखिए फॉर्मेलिटी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या लिखा है ना, ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स को x/W से लिखते थे ना, इसी तरह ग्राम फार्मूला वेट को हम लोग x/FW से लिखते हैं, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। x तो वही पहले वाला हम लोग का है, मास ऑफ सॉल्यूट। FW भी थोड़ी देर पहले आपको बता दिए फार्मूला वेट है, ठीक है ना। फार्मूला वेट सिर्फ फॉर्मेलिटी वर्ड में ही निकालते सिर्फ हम लोग। देखिए अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग ml में ले लें
तो ऊपर आ जाएगा हम लोग बस 1000, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। FW, ठीक है। देखिए वेयर x क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। FW क्या है, फॉर्मूला वेट है, फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अभी क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। एग्जैक्टली मोलारिटी की तरह फार्मूला है, वहाँ पर मोलर मास वर्ड इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर फार्मूला वेट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है ना, किसी भी सोल्यूट का मोलर मतलब मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। लिख लीजिए पहले आप। देखिए अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पर, उसके बाद देखिए फॉर्मेलिटी जो है ना ये वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, मोलारिटी भी वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा था। तो मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, टेम्परेचर चेंज करने से मोलारिटी चेंज, यहाँ भी फॉर्मेलिटी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, जो भी चीज़ वॉल्यूम पर डिपेंड करता है सब टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। आपके काम का सिर्फ इतना सा चीज़ है कि आप सिर्फ ये याद रखिए कि फॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करने से फॉर्मेलिटी चेंज कर जाएगा। जैसे मोलारिटी अगर टॉपिक आपको याद हो, ठीक है ना, उसमें देखिए मोलारिटी और टेम्परेचर में रिलेशन देखे थे हम लोग कि मोलारिटी और टेम्परेचर में इन्वर्सली बढ़ा रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ाने से मोलारिटी घट जाता है, ठीक है, आपको याद होगा शायद, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है और वॉल्यूम बढ़ाने से ना मोलारिटी घटता है, तो मोलारिटी और टेम्परेचर में इन्वर्सली बढ़ा रिलेशन। इसी तरह फॉर्मेलिटी और टेम्परेचर में इन्वर्सली बढ़ा रिलेशन, ठीक है। अब इसको नोट करके लिख लीजिए कि फॉर्मेलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, फॉर्मेलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है, तो फॉर्मेलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो फॉर्मेलिटी घट जाएगा और टेम्परेचर घटा दीजिए तो फॉर्मेलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये काम का चीज़ है आपके लिए, बाकी फॉर्मेलिटी आपके आउट ऑफ सिलेबस है, आपके क्वेश्चन नहीं पूछेगा फॉर्मेलिटी से आपसे, सिर्फ ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसी को बताने के लिए आपको भी फॉर्मेलिटी पढ़ाए हैं हम सिर्फ, ठीक है ना, क्लियर है। तो आप याद रखिए, कभी वो पूछता है कौन कौन सा यूनिट टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। देखिए नोट करके लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। देखिएगा फॉर्मल सोल्यूशन, फॉर्मल सोल्यूशन का मतलब फॉर्मेलिटी वाला, जैसे नॉर्मल मोलर सोल्यूशन का मतलब मोलारिटी एक था, मोलर सोल्यूशन का मतलब मोलारिटी एक था, इसी तरह फॉर्मल सोल्यूशन का मतलब फॉर्मेलिटी एक, ठीक है। अगर ये सेमी फॉर्मल लिखे, सेमी फॉर्मल सोल्यूशन, इसका मतलब है कि फॉर्मेलिटी कितना होगा 1/2 होगा। देखिए डेटा सबका सेम है, ठीक है ना, सिर्फ वर्ड चेंज कर गया है, मोलर था मोलल हो गया, अब फॉर्मल हो गया ये, ठीक है। डेसी का मतलब 1/10 होगा, ठीक है ना। सेंटी, सेंटी का मतलब 1/100 होगा, ठीक है। और मिली, मिली का मतलब 1/1000, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप। खैर तो आप काम का चीज़ फॉर्मेलिटी में सिर्फ इतना सा है कि फॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और फॉर्मेलिटी और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। खैर इतना कुछ पढ़े हैं तो एक क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना, दे देते हैं, आप बना लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन। लिखिए अ डेसी फॉर्मल सोल्यूशन, अ डेसी फॉर्मल सोल्यूशन, अ डेसी फॉर्मल सोल्यूशन of sodium chloride, a Desi formal solution of sodium chloride having volume 500 milliliter, having volume 500 milliliter,
फाइंड द मास ऑफ NaCl, फाइंड द मास ऑफ NaCl। ठीक है, ये आप बना लेंगे, आप सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। फॉर्मेलिटी से आपके कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा आपसे कुछ भी, ठीक है ना, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, सिर्फ आप इतना याद रखिए, फॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। बारी आई 4th यूनिट की हम लोग, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, और मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट ये मोल फ्रैक्शन है। सबसे ज़्यादा यूज इसी का पूरे सोल्यूशन चैप्टर में है। अगर आप ये मोल फ्रैक्शन सीख गए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अभी जैसे ही नॉर्मलिटी टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है ना, सोल्यूशन का बेसिक चीज़ सब खत्म होगा, उसके बाद जब मेन टॉपिक पहुंचेंगे तो मोल फ्रैक्शन बहुत दूर तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा इस चैप्टर में, ठीक है। अब हंस के रो के जैसे सीखना हो सीख लीजिए आप इसको, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक जितना अच्छा होगा आपका सोल्यूशन चैप्टर का, मेन टॉपिक जब से ही एंट्री करेंगे ना हम लोग, वो सब उतना अच्छा होगा, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप इसी से फोकस कीजिए मोल फ्रैक्शन पर, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं, सबसे आसान है मोल फ्रैक्शन निकालना, लेकिन बच्चा यहाँ पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देता है, ठीक है ना। अब जल्दी में करे या जो भी करे, ठीक है ना, जैसे भी करे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर लेता है बच्चा। तो आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लीजिए आप मोल फ्रैक्शन को, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ आएगा मोल फ्रैक्शन, उसके बाद सेकंड यूज़ है मोलालिटी का, और फिर मोलालिटी, और बाकी वो परसेंटेज अमाउंट तो आता ही रहेगा कभी कभी घूम घूम करके आपके पास, जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। तो लिखिए मोल फ्रैक्शन, लिखिए इट इज द रेशियो, it is the ratio between the number of moles, it is the ratio between the number of moles of either solute or solvent, it is the ratio between the number of moles of either solute or solvent, it is the ratio between the number of moles of either solute or solvent to the total number of moles, to the total number of moles, to the total number of moles of solute and solvent, to the total number of moles of solute and solvent, to the total number of moles solute and solvent। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल X, ठीक है ना, X से डिनोट करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। देखिए लेट Na and Nb be the number of moles of solute and solvent, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी का मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो हम लोग ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को Na मान लिए हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख लीजिए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को B मान लिए। आपकी मर्जी है, आप उलट भी सकते हैं, आप A को सॉल्वेंट मान लीजिए और B को सॉल्यूट मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, बात समझ आई। तो आप उलट भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप Na को सॉल्यूट ही लीजिए, आप Na को सॉल्वेंट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। ये आपके असम्पशन पर डिपेंड करता है कि आप A और B में से किसको सॉल्यूट या किसको सॉल्वेंट लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, आप जिसको लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए खैर मोल फ्रैक्शन लिखता है क्या, मोल फ्रैक्शन को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम लोग, जो डेफिनेशन अभी हम लोग लिखे हैं, ठीक है ना, लिखता है कि रेशियो है, ठीक है ना, किसके बीच का, तो आइदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब अगर XA का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उसका अपना इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स होगा, ठीक है ना, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा। इसी तरह XB का अगर नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका अपना इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स होगा डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा, Na प्लस Nb, ठीक है ना। तो XA कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A को सॉल्यूट मानिए, सॉल्वेंट मानिए, फिलहाल हम सॉल्यूट मान रखे हैं, ठीक है ना। तो अपना इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल, टोटल का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। इसी तरह B का मोल फ्रैक्शन निकालना तो B का इंडिविजुअल मोल्स होगा डिवाइड बाय टोटल, टोटल का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स हम लोग जान ही रहे हैं, कैसे निकालते हैं, N निकालते हैं मास डिवाइड बाय मोलर मास,
ठीक है। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो सॉल्यूट का मास रखेंगे डिवाइड बाय सॉल्यूट का मोलर मास, और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो सॉल्वेंट का मास होगा डिवाइड बाय सॉल्वेंट का मोलर मास, ठीक है। अब देखिए, देख लीजिए पहले इसको, एक चीज, ये मोल फ्रैक्शन का जो समेशन है ना, ठीक है, ये एडिशन है मोल फ्रैक्शन का हमेशा 1 के बराबर आता है। अगर आप x से x भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाले हैं, कैलकुलेट किए हैं, आप दोनों को जोड़ के देखिए, अगर आपका 1 आता है तो फिर ठीक है, और नहीं तो फिर तो गड़बड़ है, ठीक है ना। अगर आंसर 1 के बराबर नहीं आया तो फिर गलत है आंसर आपका, ठीक है। हाँ, हो सकता है पॉइंट में डिवाइड करें तो 0.9 आ जाए, ठीक है, क्योंकि डिजिट आप छोड़िएगा जैसे ही ना, तो जाहिर सी बात है अप्रॉक्स आ जाएगा, लेकिन 1 से ज़्यादा तो खैर कभी नहीं आने वाला है, 9 आ सकता है, ठीक है ना। वो कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, अगर आप पॉइंट छोड़ दीजिएगा तो फिर हो सकता है कि 0.99 के करीब आंसर आ जाए आपका, ठीक है ना। खैर देखिए, तो मोल फ्रैक्शन का समेशन हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। एक तो पहली चीज़। दूसरी बात, ये मोल फ्रैक्शन जो है ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर है, ठीक है ना। जैसे मोलालिटी इंडिपेंडेंट था, इसी तरह ये मोल फ्रैक्शन भी इंडिपेंडेंट, इसलिए मोल फ्रैक्शन मोल पर डिपेंड करता है, और मोल किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, और मास टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लिख लीजिए कि मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, ठीक है। टोटल देखिए 4 यूनिट पढ़े अभी तक हम लोग, मोलारिटी पढ़े, मोल फ्रैक्शन पर फॉर्मेलिटी पढ़े, ये मोल फ्रैक्शन, इसमें से मोलारिटी और फॉर्मेलिटी ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट था, ठीक है। मोलालिटी जो लास्ट पढ़ रहे थे हम लोग, मोलालिटी और ये मोल फ्रैक्शन ये दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो आप कौन डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, कौन डिपेंड नहीं करता, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना। खैर तीसरी बात, देखिए मोल फ्रैक्शन का अपना कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है, तो मोल से मोल तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए, नोट करके, मोल फ्रैक्शन हैविंग नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन हैविंग नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन हैविंग नो यूनिट, ठीक है। मोलालिटी का अपना यूनिट था, मोल पर लीटर था, वहाँ पर मोलालिटी हम लोग पढ़े हैं, वहाँ पर यूनिट था मोल पर केजी, लेकिन यहाँ यूनिट नहीं, इसलिए कि नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है, मोल से मोल कैंसिल हो जाने वाला है, इसलिए अपना कोई यूनिट नहीं है इसका। तो मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 के बराबर आएगा। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है ना। और तीसरी बात कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं है इसका, ठीक है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ठीक है ना। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड इट्स मोल फ्रैक्शन, फाइंड इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले देख लीजिए आप कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए यहाँ मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, मास ऑफ CO2 दे रखा है कितना, मान लीजिए A मान लीजिए आप इसको, ठीक है ना, और मास ऑफ H2O इसको B मान लीजिए आप, ठीक है। ये 22 ग्राम है और ये 90 ग्राम है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना हम लोग, ठीक है ना। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो मास कितना 22, अब मोलर मास कितना होगा, कार्बन का 12, इसका 16 × 2 32 + 12 44, समझेंगे। कार्बन का 12 होगा टाइम मास, इसका 16 को 2 से मल्टीप्लाई 32 + 12 44, कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा 1/2 मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कौन, वाटर, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हम लोग पास नंबर ऑफ मोल्स का मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। तो मास 90 और मोलर मास कितना होगा 16 और 2 18, 18/90, कितना मोल आएगा 5 मोल, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे,
मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। एक्स का वैल्यू निकालिए Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb, ठीक है। Na का वैल्यू कितना 1/2, 1/2 प्लस 5, 1/2 छोड़ दीजिए, 2 को ऊपर लेके 5 10 के 11, 2 से 2 कैंसिल, 1/11। समझे कि नहीं इसको? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है ना, ये सोलूट 1/2 और फॉर्मूला था Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb हम लोग पास थे। Na का वैल्यू 1/2 पुट कर दिया यहाँ पर और Nb का वैल्यू 5, ठीक है। ये डायरेक्ट एलसीएम लेकर रिवर्स कर लिया, ठीक है ना, तो 2 को ऊपर चला जाएगा, 5 10 से 11 आ जाएगा, समझे। कैलकुलेशन है, आप चाहिए तो सिंपली आप एलसीएम लेकर कर भी सकते हैं, ठीक है ना। 1/11 आएगा, ठीक है। अब देखिए XB का वैल्यू निकालिए आप। XB कैसे निकालेंगे? NB डिवाइड बाई Na प्लस Nb, जिसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है उसका इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स ऊपर डिवाइड बाई टोटल, टोटल का मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। NB कहाँ है? 5 है। Na का वैल्यू 1/2 प्लस 5 छोड़ दिए, 2 को ऊपर लेके चले जाइए, 5 10 के 11, कितना 10/11, ठीक है। ये सॉल्यूट का नंबर मोल फ्रैक्शन है, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, दोनों को जोड़ के देख लीजिए, XA प्लस XB 1 आएगा। आया तो आपका आंसर सही है, नहीं तो फिर कैलकुलेशन आप चेक कीजिए बैठ करके आप, ठीक है। लिख लीजिए। लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ये क्वेश्चन पहले मोलारिटी में ही बनवा चुके आपसे हम, ठीक है ना, मोलारिटी में बनवा चुके हैं। अब आज उस सेम क्वेश्चन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। लिखिए क्वेश्चन, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज गिवन बाय 10% वेट बाय वेट। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज गिवन बाय 10% वेट बाय वेट। An aqueous solution of glucose is given by 10% weight by weight. Calculate its mole fraction. Calculate its mole fraction. ठीक है। सेम क्वेश्चन का हम लोग मोलारिटी भी पता किए थे, जो मोलारिटी वहाँ पर डेंसिटी था दिया हुआ, देखिएगा लास्ट क्लास आपको मोलारिटी जब पढ़ा रहे थे, सेम क्वेश्चन आपको मोलारिटी निकालने थे हम लोग। सेम क्वेश्चन का हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे अब, ठीक है। देखिएगा कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट लिखे, 10% बाय मास लिखे, मास बाय मास लिखे, सब एक ही चीज है, ठीक है ना। खैर 10% का मतलब है कि मास और सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन हम लोग के पास है? ग्लूकोज, है ना, C6H12O6 मान लीजिए ये है, ठीक है ना। 10% का मतलब है कि 10 ग्राम सॉल्यूट हम लोग के पास है। क्लियर बात? परसेंटेज का मतलब है कि 100 में बात हो रही है। 10% का मतलब सॉल्यूट 10 है, ठीक है। तो 10 सॉल्यूट है, 100 में से तो बचा सॉल्वेंट कितना 90, और एक्वस का मतलब सॉल्वेंट वाटर है। क्लियर बात? ठीक है। 10% का मतलब सॉल्यूट 10 है, सॉल्वेंट कितना हुआ 90, तो सॉल्यूट हम लोग कौन? ग्लूकोज, और सॉल्वेंट कौन? एक्वस का मतलब सॉल्वेंट वाटर, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कीजिए। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो मास कितना 10, अब मोलर मास ग्लूकोज का तो हम लोग आपको पहले ही बताएं कितनी बार निकाल चुके हैं, ठीक है ना, आपको तो याद हो जाना चाहिए। ये सब मिला जुला कर तो हमको लगता है कि शायद ग्लूकोज का 8-10 बार से कम नहीं आया होगा। खैर ठीक है, 1/18 आएगा, ठीक है। एनबी कितना? मोलर मास कितना आएगा इसका 18 है ना, मास तो 90 है, कितना मोल आएगा 5 मोल। अच्छा यहाँ पर गलती क्या करता है बच्चा, इसको समझ लीजिए आप। एक तो आसान है मोल फ्रैक्शन, सिंपल सा सीधा है, ठीक है ना, लेकिन आपको परेशान कहाँ करता है बच्चे को। ये बच्चा क्या करता है ना, सॉल्यूट का मास लिया, सॉल्यूट का मोलर मास लिया, ठीक है। यहाँ इस सॉल्वेंट का मास ले लेता है 90, अब पुट करता है सॉल्यूट का ही मोलर मास 180 पुट करता है गलती से, ठीक है ना। तो आप इसे ख्याल रखिए, मास अगर सॉल्यूट का है तो सॉल्यूट का ही मोलर मास लेंगे हम। तो सॉल्यूट हम लोग का 10 और मोलर मास इसका 180, सॉल्वेंट का मास है 90 और सॉल्वेंट का ही मोलर मास लेंगे कितना 80। इसे ख्याल रखिए बच्चा, यही गलती है, बाकी सब कुछ सही करता है वो, ठीक है ना। खैर मोल हम लोग फाइंड आउट कर लिए, इस फॉर्मूले को के ऊपर लाके सारे का मोल्स पुट कर दीजिए आप, ठीक है। एक्स है
इक्वल टू Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb लिखें। Na का वैल्यू 1/18 प्लस 5, ठीक है। 1/18 को छोड़ दीजिए, 18 को ऊपर लेके चले जाइए, ठीक है ना। 18 × 90 91, 91, 18 से 18 कैंसिल, 1/91 आएगा आंसर। कैलकुलेशन समझ रहे हैं, देख लीजिएगा, ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा, नहीं यार तो बताइएगा ज़रूर हमको, ठीक है। अब देखिए एक्स बी निकालेंगे। देखिए अभी कैसे दूसरी तरह से थोड़ा एक्स बी निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा रहे थे आपको हम कि एक्स ए प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन का जो समेशन है ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो एक्स बी निकालना है, एक्स ए हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो 1 में से एक्स ए को माइनस कर देंगे तो एक्स बी आ जाएगा हम लोग के पास, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स ए का वैल्यू कितना 1/91 कितना आएगा 90 डिवाइड बाई 91। तो उस फॉर्मूले को लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप सिंपली यहाँ से भी निकाल सकते हैं। किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर आपको पता चल गया तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 में से माइनस करके आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब डेटा बेटा चेंज करके देगा आपको, ठीक है ना। 10 की जगह 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, ठीक है ना। ग्लूकोज सॉल्यूट है, सुक्रोज हो सकता है, यूरिया हो सकता है, ठीक है ना। एसिटिक एसिड हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट समझिए सर, ये नहीं कह रहे कि आपको 10% डेटा का ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। पूछता तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं पूछता तो फिर क्या दिक्कत है, अगर आपको डेटा ही तो चेंज करके देगा, सर रूट चेंज करेगा, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। लिख लीजिए इसको। देखिए ये सब तो खैर सिंपल क्वेश्चन सब था, ठीक है ना। क्वेश्चन को घुमा फिरा नहीं गया, तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन सब था, ठीक है। हटा इसको। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको लिखा रहा है, ठीक है ना। आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा, देखिए कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, calculate the mole fraction of ethylene glycol फॉर्मूला था इथिलीन ग्लाइकोल का C2H6O2, ठीक है ना। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में आप। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल solution containing 20% ethylene glycol by mass, containing 20% ethylene glycol by mass, ठीक है। तो सिंपल कुछ ऐसे भी 10% था, एग्जैक्टली 20% है, बस ग्लूकोज था, यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल दे रखा है, ठीक है ना। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिया, ठीक है ना। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये लिखा रहा है, ठीक है ना। आप लिखिए कैलकुलेट द मोलालिटी of H2SO4 solution, calculate the molality of H2SO4 solution, calculate the molality of H2SO4 solution if the mole fraction of water is 0.85, if the mole fraction of water is 0.85, if the mole fraction of water is 0.85, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास है।
ठीक है। खैर ये बना कर भेज दीजिएगा, ठीक है ना। और असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 बना लीजिएगा, ठीक है ना। और घर पर रहिए, बढ़िया से पढ़िए। कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कॉल कर लीजिए, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, ठीक है ना। कहीं पर भी व्हाट्सएप कर लीजिए, मैसेंजर पर कर लीजिए, इंस्टाग्राम कर लीजिए, कहीं भी, लेकिन पूछिए आप, प्रॉब्लम हो पूछिए, ठीक है ना। पढ़िएगा तो प्रॉब्लम होगा, नहीं पढ़िएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। और इतना अच्छा मौका है, घर में बैठ के पढ़िए, बहुत सारी किताब है, बुक्स है, ठीक है ना, नेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब है, आपको पढ़ाया जा रहा है, यहाँ भी है इतना सारा। तो आप मेहनत कीजिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इशू हो, आप बताइए ज़रूर, ठीक है ना। प्रॉब्लम का सलूशन है, लेकिन बताइएगा तब सलूशन है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।